हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। आज हम वैदिक सभ्यता को समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि वैदिक सभ्यता विश्व की प्राचीनतम और महानतम सभ्यता के नाम से जानी जाती है। वैदिक सभ्यता से हमारा तात्पर्य उस सभ्यता से है जिसका विवेचन हमें वैदिक लिटरेचर में या वैदिक साहित्य में मिलता है, जिसकी विवेचना हमने पिछले व्याख्यान में की थी। वैदिक सभ्यता को हम दो भागों में विभाजित करते हैं, ऋग्वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता, या जिसको हम कहते हैं कि अर्ली वैदिक सिविलाइजेशन या अर्ली वैदिक कल्चर एंड लेटर वैदिक कल्चर। ऋग्वैदिक सभ्यता से हमारा तात्पर्य यह है कि वह सभ्यता और संस्कृति जिसका विवेचन हमें ऋग्वेद में मिलता है उसको ऋग्वैदिक सभ्यता बोलते हैं, और इसका काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है वो निर्धारित किया गया है। जबकि उत्तर वैदिक सभ्यता है उससे तात्पर्य है कि वह सभ्यता जिसका उल्लेख हमें बाकी के जो 3 वेद हैं अर्थात सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद और इनसे संबंधित जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं और अरण्यक है और उपनिषद है जिसको वेदांत भी कहा जाता है, तो उस साहित्य में जिस सभ्यता का विवेचन मिलता है उसको उत्तर वैदिक सभ्यता कहते हैं। तो एक तो वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक सभ्यता में अंतर का जो आधार है वो इसके सोर्सेज हैं। ऋग्वेद में जिस सभ्यता का उल्लेख मिला वो ऋग्वैदिक सभ्यता, और जो रिमेनिंग जो साहित्य है सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, अरण्यक और उपनिषद में जिस सभ्यता का उल्लेख मिलता है उसको उत्तर वैदिक सभ्यता कहते हैं। और इसका काल हमें 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व है वो मानते हैं। इसका आधार यह है कि 1000 ईसा पूर्व के अंदर हमें जो लोहे का आविष्कार है या लोहे की जानकारी है वो मिल जाती है। जब लोहे की जानकारी मिल जाती है तो ऐसी स्थिति में आर्यों के जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। जो ही लोहे की जानकारी होती है तो आर्यों की वे ऑफ लिविंग में, आर्यों के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन के अंदर एक ट्रिमेंडस चेंज आता है। तो इसलिए ये एक डिमार्केशन लाइन है 1000 ईसा पूर्व की। ऋग्वैदिक आर्य की जो जीवन शैली है वो 1000 ईसा पूर्व से थोड़ी अलग थी, और 1000 ईसा पूर्व के बाद में है वो आर्यों की जो 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 राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जीवन के अंदर है वो महत्वपूर्ण परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। हम इस वैदिक सभ्यता के अंतर्गत हम ये देखेंगे, क्योंकि हमने 2 भागों में वैदिक सभ्यता को विभाजित किया, जिसमें ऋग्वैदिक सभ्यता में के अंतर्गत हम देखेंगे कि आर्यों की राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और जो धार्मिक जीवन कैसा था, और उत्तर वैदिक सभ्यता काल के अंदर उसमें क्या परिवर्तन आते हैं, इसका हमें समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिएगा, ऋग्वैदिक काल की हम भौगोलिक जो पृष्ठभूमि की हम बात करते हैं कि ऋग्वैदिक आर्य है वो प्रारंभिक रूप में उनका निवास स्थान क्या था, वो कहाँ सेटल्ड हुए। तो इसके विषय में जब हम ऋग्वेद का अध्ययन करते हैं तो ऋग्वेद में हमें सब संदोग प्रदेश का उल्लेख मिलता है। तो सब संदोग प्रदेश से तात्पर्य यह है कि 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र है, जिसमें सिंधु, सरस्वती, सतुद्री जिसको सतलज कहा जाता है, विपाशा, परुष्णी, जो अस्किनी और वितस्ता, जो ये 7 नदियां हैं। और अफगानिस्तान की 4 नदियां हैं, इनका ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है, कुंभा, स्वास्तु, कुमरू, गोमती। अर्थात ऋग्वैदिक आर्य है वो सब संदोग प्रदेश के अंदर, और जो 7 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र और अफगानिस्तान की 4 नदियों द्वारा सिंचित क्षेत्र के अंदर है वो आर्य निवास करते थे। तो इससे ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ऋग्वैदिक आर्यों का जो प्रारंभिक निवास स्थान था वो अफगानिस्तान और जो अविभक्त पंजाब है, जिसको हम पाकिस्तान और भारत का जो पंजाब है, पूर्वी और पश्चिमी पंजाब है, और जो पश्चिमोत्तर भारत में हरियाणा और राजस्थान की हम बात करते हैं, तो वहाँ से लेकर के गंगा यमुना दोआब तक है वो आर्य है वो की भौगोलिक सीमाएं हम निर्धारित कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि ऋग्वेद जो आर्य है ऋग्वेद के अंदर हिमालय का उल्लेख नहीं मिलता, लेकिन नर्मदा नदी की उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन यमुना और जो गंगा नदी है उसका 2-3 बार उल्लेख मिलता है। तो कहने का तात्पर्य कि आर्यों की भौगोलिक जो ऋग्वैदिक प्रारंभिक जो आर्य है वो सब संदोग प्रदेश और अफगानिस्तान और जो हरियाणा और राजस्थान है वहाँ और पंजाब है वहाँ आर्य है वो निवास करते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जो ही हम देखते हैं, उत्तर वैदिक साहित्य का जब अध्ययन करते हैं, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण, जो अरण्यक, उपनिषद, तो हम देखते हैं कि आर्य की जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो अफगानिस्तान और पंजाब की सीमाओं से निकल करके है वो उत्तरी, पूर्वी और मध्य भारत तक विस्तीर्ण होती हुई दिखाई देती है। और इसमें हमें, क्योंकि उत्तर वैदिक साहित्य के अंदर विभिन्न जनपद है
जैसे कुरु, पंचाल, काशी, कौशल, विदेह, अंग और मगध आदि जो विभिन्न जनपदों का उल्लेख हम उत्तर वैदिक साहित्य में मिलता है। तो इस जिसको आर्यवर्त के रूप में जाना जाता है। तो सतपथ ब्राह्मण में यहाँ तक कहा गया है कि आर्यों का जो ये भौगोलिक विस्तार है उसका श्रेय सतपथ ब्राह्मण के अंदर विदेह माधव नामक के शासक को दिया जाता है, जो अपने पुरोहित गौतम रावगुण के साथ है, वो दक्षिण की ओर है, वो जंगलों को जलाता हुआ है अग्नि के द्वारा है, वो दक्षिण की सीमा तक विंध्याचल तक चला जाता है, पर्वत श्रृंखला तक चला जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों की जो भौगोलिक सीमाएँ हैं वो गंगा, यमुना, दोआब और विंध्याचल पर्वत तक है, वो विस्तीर्ण होती हुई दिखाई देती है। तो एक तो हम ये देखते हैं कि आर्यों की जो प्रारंभिक निवास स्थान था सैपसंद्र प्रदेश, उससे निकल कर के आर्य है वो जो जो पूर्वी और मध्य भारत तक है, उनकी जो भौगोलिक सीमाएं हैं वो विस्तीर्ण होती हुई दिखाई देती हैं। तो एक तो हमें ये चेंज आता है। और आर्य की जैसे ऋग्वेद काल के अंदर हमें 99 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें सबसे प्रमुख नदी है वो सरस्वती नदी का उल्लेख मिलता है। सर्वश्रेष्ठ नदी है ऋग्वेद की जो नदी है उसको सरस्वती नदी कहा गया, क्योंकि सरस्वती नदी के लिए नदी तमे, अमी तमे, देवी तमे आदि शब्दों का इस्तेमाल किया गया। अब हम एक एक कर करके जो आर्यों का जो ये भौगोलिक जो आर्यों की जो ऋग्वेदिक सभ्यता है उसमें आर्यों की जो स्थिति क्या थी, राजनीतिक जीवन क्या था, धार्मिक जीवन क्या था, सामाजिक जीवन क्या था और धार्मिक जीवन क्या था, और उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो उसके अंदर है वो क्या परिवर्तन होते हैं उसका हम अध्ययन करेंगे। तो देखिएगा, जहाँ तक हम आर्यों की जो या ऋग्वेदिक काल की हम राजनीतिक जीवन की हम बात करें, ऋग्वेदिक काल के हम राजनीतिक जीवन की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि आर्यों की राजनीतिक जीवन की इकाई जन थी। अर्थात आर्य है वो विभिन्न जनों में विभाजित था, विभिन्न कबीलों के अंदर विभाजित था, कबीलाई व्यवस्था थी आर्यों की। पॉलिटिकल जो जीवन था एक तरह से ट्राइबल पॉलिटी थी। आर्य विभिन्न प्रकार के जनों में विभक्त थे, और जो हम ये कह सकते हैं कि आर्यों की जो राजनीतिक जीवन की जो इकाई थी वो जन थी। जन का मतलब क्या था कि एक ही परिवार से संबंधित जो व्यक्ति हैं वो एक साथ रहते थे और अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर विचरण करते रहते थे, उनको जन कहा गया। मतलब आर्यों का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था, इन जनों का कोई स्थायी निवास स्थान नहीं था। और इसमें जो पंचजन है जिसमें अनु, द्रु,त्रु, यदु, त्रुस, पुरु इन पंजनों का उल्लेख हमें मिलता है। तो ये जो जन है ये एक प्रकार से पशुओं के लिए वो युद्ध करते रहते हैं, जिसको गवष्टि कहा गया है। अर्थात गाय प्राप्ति के लिए प्रमुख रूप से इनका युद्ध होता था, और संपत्ति की गणना का आधार है वो रही होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि आर्यों की राजनीतिक जीवन है वो युद्ध होता था। और जो वहाँ तक युद्ध की हम बात करते हैं, पशुओं के लिए युद्ध होता था, जिसमें आर्यों के ये ऋग्वेद के अंदर घोड़ा और जो आपका गाय है ये दो प्रमुख पशु है वो माने जाते हैं। जिसमें गाय है वो एक प्रकार से इकोनॉमी का प्रमुख आधार था, अर्थव्यवस्था का प्रमुख आधार गाय था, और घोड़ा है वो एक तरह से एक तरह से विभिन्न देवताओं से संबंधित है वो माना जाता था। तो जो विभिन्न युद्ध होते थे उस युद्धों के अंदर ऋग्वेद के अंदर एक दशरागी युद्ध है उसका प्रमुख उल्लेख मिलता है। तो दशरागी युद्ध है उसका क्या तात्पर्य है कि एक भरत जन था, ऋग्वेद के जो विभिन्न जन थे उसमें भरत जन था, जो कि सरस्वती और दशवदती नदियों का जो प्रदेश था उसको भरत जन कहा जाता था। तो जो भरत जन है उसका राजा सुदास था। तो सुदास है वो और जो दस जन और थे, जिसमें 5 जो आपके पंजन थे और जो 5 आर्य थे और 5 अनार्य कबीले थे। तो 10 जनों का एक जो संघ था, और राजा सुदास है उनका है वो परुष्णी नदी जिसको रावी नदी कहा जाता है, उनके मध्य जो युद्ध लड़ा गया उसको दशरागी युद्ध कहा जाता है। अर्थात सुदास के विरुद्ध जो 10 राजाओं का जो संघ ने परुष्णी नदी के तट पर जो युद्ध लड़ा उसको दशरागी युद्ध कहा जाता है। और इस युद्ध के अंदर क्या है कि जो सुदास है वो 10 राजाओं के संघ को पराजित कर देता है। तो कहने का मतलब है कि सुदास की विजय होती है। और इस युद्ध का जो प्रमुख कारण होता है ये कि राजा सुदास था वो अपने जो उसका जो पुरोहित था, जो विश्वामित्र था, उसके स्थान पर वो वशिष्ठ को है वो पुरोहित पद पर नियुक्त कर देता है, विश्वामित्र को हटा देता है। तो विश्वामित्र नाराज हो जाता है और वो 10 राजाओं का एक संघ बना करके है वो सुदास के विरुद्ध युद्ध के लिए आता है, लेकिन सुदास है उसको पराजित कर देता है। तो इस प्रकार से ऋग्वेद के अंदर एक महत्वपूर्ण युद्ध है वो दशरागी युद्ध है उसका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद के अंदर जहाँ तक राजा की स्थिति की हम बात करते हैं कि जन का या कबीले का जो प्रमुख होता था, जो है कबीले का जो अधिपति होता था या जन का जो अधिपति होता था उसको राजा कहा जाता था, या जिसको राजन शब्द से इस्तेमाल किया जाता था। और जनता है, जन की जो प्रजा उसको विष कहा जाता था। तो इसमें क्या है कि जन के जो लोग हैं वो राजा को नियुक्त करते थे, राजा का चुनाव करते थे, राजा को अपने कबीले का जो प्रमुख है वो स्वीकार करते थे। तो जो ऋग्वेद काल के अंदर जो राजा है उस राजा की जो एक प्रकार से जो सहायता है, राजा की सहायता के लिए एक प्रकार से जो 3 अधिकारी हैं उनका उल्लेख मिलता है। ऋग्वेदिक काल के अंदर 3 अधिकारी होते थे, जिसमें पुरोहित है, सेनानी और ग्रामीणी। ये 3 अधिकारी होते थे वो राजा को
सहायता देते थे, जिसमें जो पुरोहित होता था, जो पुरोहित होता था वो एक प्रकार से क्या है कि जो एक प्रकार से राजा का पथ प्रदर्शक होता था, परामर्शदाता होता था, राजा का एक प्रकार से मनोबल बढ़ाता था युद्ध के अंदर है। और एक तरह से जो जनता के लिए कल्याण के लिए विभिन्न प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान भी पुरोहित करता था। तो जो पुरोहित है, जिसमें वशिष्ठ और विश्वामित्र, जैसे मैंने आपको बताया, ऋग्वेद के अंदर प्रमुख पुरोहित, ऋग्वेद के अंदर विभिन्न पुरोहितों का उल्लेख मिलता है। सेनानी सेना का प्रमुख होता था और ग्रामीणी है वो ग्राम का प्रमुख होता था। तो इस प्रकार ऋग्वेद काल में 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, क्योंकि ऋग्वेदिक काल में जनों का आय का प्रमुख कोई स्थायी स्रोत नहीं था। इसलिए राजा को स्वेच्छा से जो जन के लोग हैं वो कुछ भेंट दे देते थे, उस भेंट को बलि कहा जाता था। तो राजा है वो जनता से कोई स्थायी कर वसूल नहीं करता था, क्योंकि राजा जो जन थी उनके पास आय का कोई परमानेंट स्रोत, स्थायी स्रोत नहीं होता था। इसलिए राजा को जो स्वेच्छा से जो भेंट देते थे जन के लोग हैं, उसको बलि कहा जाता था। इसके अलावा ऋग्वेद काल के अंदर क्या है कि राजा की जो सहायता के लिए है वो विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती थी, उस विभिन्न प्रकार की जो संस्थाएं होती थी उनको विभिन्न प्रकार की जो राजनीतिक संस्थाएं, उनका उल्लेख है हम ऋग्वेद काल के अंदर मिलता है, जिसमें एक तो सभा होती है, एक समिति होती थी, एक विद्युत होती थी और एक गण होती थी। इन 4 राजनीतिक संस्थाओं को, पॉलिटिकल एजेंसियों का उल्लेख है वो ऋग्वेदिक काल में मिलता है, जिसमें सभा है। सभा एक प्रकार से विशिष्ट लोगों की संस्था होती थी, जिसमें जन के जो विशिष्ट लोग होते थे, अर्थात जो अनुभवी होते थे, जो प्रतिष्ठित होते थे, जो वेवर्द होते थे, एल्डर्स की जो संस्था होती थी, उनको एक तरह से सभा कहा जाता था। और सभा एक प्रकार से सभा को नरिष्ठ ऋग्वेद में नरिष्ठ शब्द का उल्लेख किया गया सभा के लिए। नरिष्ठ का मतलब होता है कि सभा के आदेशों की अवहेलना नहीं कर सकते थे, मतलब उसके आदेशों को डिसोबे नहीं किया जा सकता था। तो सभा एक महत्वपूर्ण संस्था होती थी। और एक प्रकार से जो सभा है वो राजा को जो एक जो परामर्श देती थी और जो न्याय वितरण के धर्म और न्याय वितरण के अंदर है वो सहायता भी करती थी। तो सभा एक महत्वपूर्ण संस्था होती थी। सभा के बाद दूसरी जो संस्था होती थी जिसको ईशान कहा जाता था। सभा छोटी संस्था होती थी जबकि समिति बड़ी संस्था होती थी। और समिति में जन के लगभग सभी सदस्य होते थे और इस समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। ईशान का मतलब ईश्वर जैसा, अर्थात ये राजा को चुनने का काम करती थी समिति के जन के जो सभी सदस्य हैं वो राजा को चुनते थे, इसलिए समिति के प्रमुख को ईशान कहा जाता था। और जो तीसरी जो संस्था थी जिसको एक प्रकार से जो हम कह सकते हैं कि जो हम समिति के बारे में ये भी कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण प्रश्नों का विचार विमर्श है वो समिति में किया जाता था। और जबकि जो तीसरी संस्था विदित होती थी इसको हम सोशल एंड रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन कह सकते थे। धार्मिक और जो सामाजिक मामले उसका वो एक प्रकार से है मामलों को देखती थी विदित। और गण होती थी वो एक जनरल असेंबली जिसको कह सकते हैं जो सामान्य मामलों को देखती थी। इस प्रकार ऋग्वेद काल के अंदर है हमें सभा, समिति, विदित और गण है, इन 4 संस्थाओं का उल्लेख है वो हमें मिलता है। लेकिन ऋग्वेदिक काल के अंदर हमें क्या जो एडमिनिस्ट्रेशन, एक ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन हमें नहीं मिलता है, क्योंकि किंग के पास है वो कोई स्टैंडिंग आर्मी है वो नहीं होती थी। स्टैंडिंग आर्मी किंग के पास नहीं होती थी और केवल ये इसलिए सभा समिति इसका एक महत्वपूर्ण रोल है वो होता था राजा के पास है। राजा की शक्तियों को नियंत्रण करने के अंदर भी है वो सभा समिति वो महत्वपूर्ण कार्य करती थी। तो ऋग्वेदिक काल में एब्सेंस ऑफ जो स्टैंडिंग आर्मी होती थी और टैक्सेशन भी नहीं, जैसे मैंने बताया टैक्सेशन भी नहीं होता था, क्योंकि राज्य की आय का कोई प्रमुख स्रोत, जनता की आय का कोई स्थायी स्रोत नहीं होता था। वॉलंटरी टैक्स होता था जिसको बलि कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि उत्तर वैदिक काल के अंदर इस राजनीतिक जीवन के अंदर हम क्या परिवर्तन आता है। तो उत्तर वैदिक काल के अंदर जब हम प्रवेश करते हैं, जब उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन को हम देखते हैं तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये आता है उत्तर वैदिक काल के अंदर है कि उत्तर वैदिक काल के अंदर एक तो जो एक प्रकार से उत्तर वैदिक काल के अंदर जो एक तो जो जन है, ऋग्वेदिक काल में जो जन होता था वो उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो जन है वो जनपद के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अर्थात अब क्या होता है कि ऋग्वेदिक काल में राजनीतिक जीवन की इकाई जन थी, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक जीवन की इकाई जनपद हो जाती है। जन कन्वर्ट इनटू द जनपद, अर्थात अब राजा है, पहले जन का प्रमुख होता था, कबीले का प्रमुख होता था, अब राजा है वो कबीले का प्रमुख तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक जनपद अर्थात एक स्थायी जो निवास हो गया जनपद का, एक निश्चित भौगोलिक पहचान हो गई राज्य की। कोई जन एक स्थायी रूप से सेटल्ड हो गया, क्योंकि उत्तर वैदिक काल के अंदर क्या है कि जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर इकोनॉमी हो जाती है। तो एग्रीकल्चर इकोनॉमी होने के कारण से अब स्थायी रूप से हैं वो जन के लोग हैं वो स्थायी रूप से निवास करने प्रारंभ कर देते हैं।
तो जन है वो एक कबीला जहाँ बसता है उसके नाम पर जनपद है वो बन जाता है। तो जनपद का जो प्रमुख राजा हो गया, अब एक राजा कबीले के प्रमुख के साथ साथ एक क्षेत्र विशेष का प्रमुख हो गया, तो राजा की शक्ति में वृद्धि हो गई, तो जन का प्रमुख हो गया। तो एक तो उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन आता है कि जन है वो जनपद में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात राजा की शक्ति भी बढ़ जाती है। राजा कबीले का प्रमुख नहीं रह जाता, अब वो किसी क्षेत्र विशेष का एक किसी भौगोलिक उसकी पहचान बन गई, उसका वो राजा उसका वो अधिपति बन गया। तो एक तो सबसे महत्वपूर्ण है, जनपद में परिवर्तित हो जाता है। उत्तर वैदिक काल के अंदर हम देखते हैं कि विभिन्न प्रकार के जनपद है उसका उल्लेख मिलता है, जैसे पंचाल है, विदेह है, कुरुक्षेत्र है, ये विभिन्न प्रकार के जनपद मिलते हैं, जिसमें कुरुक्षेत्र का राजा परीक्षित है उसका उल्लेख मिलता है, पंचाल का प्रवाहन जीवली का उल्लेख मिलता है, विदेह के राजा जनक का उल्लेख मिलता है। तो कहने का मतलब ये कि अब जो राजा है वो एक प्रकार की उसकी शक्ति में वृद्धि हो जाती है, और जब राजा की शक्ति में वृद्धि हो जाती है तो ऐसी स्थिति में राजा का कार्य क्षेत्र बढ़ जाता है, क्योंकि एक क्षेत्र विशेष का जो प्रमुख बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब एक ऑर्गेनाइज जो प्रशासन तंत्र है उसका गठन करता है, और राजा की सहायता के लिए अब अधिकारी तंत्र, जो ऋग्वेद काल के अंदर 3 अधिकारी थे, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीण, उसके स्थान पर अब अधिकारी तंत्र है वो 11 अधिकारियों का उल्लेख मिलना शुरू हो जाता है। तो शतपथ ब्राह्मण में हमें 11 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है, जिसको रत्नीन कहा जाता था, वो कहा जाता था। इसके साथ साथ अब क्योंकि जो जन के लोग एक स्थायी रूप से निवास करने शुरू हो जाते हैं, और एक उत्तर वैदिक काल के अंदर है वो एग्रीकल्चर है वो प्रारंभ हो जाता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर अब क्या है कि राजा है, जन के लोग राजा को है वो एक विशेष प्रकार का कर देना प्रारंभ कर देते हैं, जिसको भाग कहा जाता है, और जो कर को संग्रह करने वाला अधिकारी उसको भागदूत कहा जाता है। और जो शतपथ ब्राह्मण में हम देखते हैं कि शतपथ ब्राह्मण के अंदर हमें जो 11 अधिकारी उसको रत्नीन कहा गया है, और जो 11 अधिकारी हैं उनमें पुरोहित है, जो सेनानी है, ग्रामीणी है, भागदूत जो कर एकत्रित करने वाला अधिकारी था, संग्रहित है जिसको कोषाध्यक्ष कहा जाता था, गोवी कीर्तन है, वन अधिकारी, अक्षवाक है, जुए का अधिकारी, पालागल है जिसको राज दरबार का व्यवस्थापक है, वाद्रपति चरागा का अधिकारी है, कुलप है परिवार का प्रधान है, महिषी है प्रमुख रानी है, युवराज है राजा का पुत्र है। इस प्रकार उत्तर वैदिक काल के अंदर हमें इन 11 अधिकारियों जिसको रत्नीन कहा जाता था, वो अधिकारी तंत्र एक विशिष्ट अधिकारी तंत्र, जो 3 अधिकारी थे उत्तर वैदिक काल के अंदर है, वो अधिकारी तंत्र है उसका हमें विस्तार है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार हम उत्तर वैदिक काल के अंदर हम और जो परिवर्तन ये आता है कि उत्तर वैदिक काल में अब जो जनपद में परिवर्तित हो जाता है, अब एक तरह से पोटेंशियल आ जाता है, पोटेंशियल होता है तो रिक्वायरमेंट बढ़ जाता है, रिक्वायरमेंट जब बढ़ जाती है तो ऐसी स्थिति के अंदर जो सभा समिति है वो एक प्रकार से परिषद में परिवर्तित हो जाती है। अब सभा समिति का महत्व कम हो जाता है, और सभा समिति को जो ब्रह्मा की 2 पुत्रियां वो कहा जाता है। तो अब क्या होता है कि एक तरह से उत्तर वैदिक काल के अंदर राजा है वो अपनी शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए है कि राजा बहुत शक्तिशाली हो गया है, अब वो छोटा मोटा राजा नहीं रहा है, किसी कबीले का प्रमुख नहीं रहा है। स्टैंडिंग आर्मी अभी भी राजा के पास नहीं होती है, क्योंकि आय का, हालांकि एग्रीकल्चर बढ़ जाती है एग्रीकल्चर, लेकिन एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा भी नहीं होती है कि सरप्लस प्रोडक्शन है वो हो। तो ऐसी स्थिति के अंदर क्या है कि राजा है वो अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए है वो एक प्रकार से क्या करता है कि शक्ति को प्रदर्शित करने के लिए वो 3 जो यज्ञ है, विभिन्न प्रकार के यज्ञों का आयोजन करता है अपने पावर को दिखाने के लिए। और इसके लिए जो एक वाजपेयी यज्ञ होता है, तो एक अश्वमेध यज्ञ होता है और एक राजसूय यज्ञ होता है। तो जो एक प्रकार से जो वाजपेयी यज्ञ होता है, इसमें एक अश्वचालित रथ दौड़ की जाती थी, जिसमें राजा के रिश्तेदार है और राजा का जो रथ है वो एक साथ दौड़ते थे, और उसमें राजा का जो रथ है वो सबसे आगे निकल जाता था। तो इस प्रकार अपने जो भाई बंधु हैं, अपने रिलेटिव्स है, वाजपेयी युग में अपने रिलेटिव पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए राजा है वो वाजपेयी यज्ञ करता है। और इसी प्रकार से जो राजसूय यज्ञ होता है, राजा का जो राज्याभिषेक होता था, उस राज्याभिषेक के अवसर पर जो पुरोहित है वो अलौकिक शक्तियों, राजा को अलौकिक शक्तियाँ हैं वो प्राप्ति हो, इसके लिए यज्ञ करता था, राजसूय यज्ञ है। तो राजसूय यज्ञ होता था वो अपनी जनता के अंदर अपना प्रभाव दिखाने के लिए है, वो राजसूय यज्ञ राजा करता था। और एक प्रकार से जो अश्वमेध यज्ञ था जिसके अंदर राजा है वो एक प्रकार से क्या होता था कि अपनी सार्वभौमिकता प्रदर्शित करने के लिए है, अपने किसी क्षेत्र विशेष का स्वामी प्रदर्शित करने के लिए कि इस जन का, इस क्षेत्र विशेष का वो राजा है। इसके लिए वो एक घोड़ा है उसको वो छोड़ता था, और घोड़ा जहाँ जहाँ जाता था वो उसकी राज्य की सीमाएं होती थी। और यदि घोड़ा कोई जो पड़ोसी राजा उसको पकड़ लेता था तो उसके साथ युद्ध होता था। तो कहने का मतलब है कि अपने राज्य की सीमांकन करने के लिए कि राज्य की टेरिटरी इतनी है, और यह पड़ोसी जो राजा है उनको दिखाने के लिए, अपनी शक्ति दिखाने के लिए कि वो इस राज्य का स्वामी है,
इसके लिए अश्वमेध यज्ञ करता था। बाद में ये घोड़ा होता था, उसको बलि दे दी जाती थी, अश्वमेध यज्ञ जिसको कहा जाता था। तो एक प्रकार से राजा अपनी शक्ति दिखाने के लिए अपने पड़ोसी राजाओं को अपनी शक्ति प्रदर्शित करने के लिए अश्वमेध यज्ञ करते थे, और अपने सगे संबंधी हैं, अपने रिश्तेदारों को शक्ति प्रदर्शित करने के लिए है वो वाजपेयी यज्ञ है, और अपने जनता को शक्ति प्रदर्शित करने के लिए है वो राजसूय यज्ञ है, उसका वो आयोजन करता था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो उत्तरवैदिक काल है उसमें एक प्रकार से राजनीतिक जीवन के अंदर महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। एक प्रकार से राजा की शक्ति, एक राजा की जो शक्ति है उसके अंदर जो एक प्रकार से वो वृद्धि हो जाती है। राजा की शक्ति का वृद्धि करने के लिए विभिन्न प्रकार के जो यज्ञ है वो प्रारंभ हो जाता है, और राजा विभिन्न प्रकार के जो क्षेत्र है उसके अंदर राजा विभिन्न प्रकार के नामों से जानना प्रारंभ हो जाते हैं। और एक विशेष प्रशासनिक तंत्र है, मतलब जो सभा समिति है वो एक प्रकार से परिषद के अंदर या राज परिषद में परिवर्तित हो जाती है। रत्नियों अधिकारी, विशिष्ट अधिकारी तंत्र, एक अधिकारियों का एक जाल बिछ जाता है, ज़्यादा अधिकारी हो जाते हैं। और एक प्रकार से नियमित रूप से कर है जिसको भागदूत भाग कहा जाता था, जो आय का 1/16 भाग होता था, तो भागदूत नामक अधिकारी है वो ये कार्य करता था। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि उत्तरवैदिक काल के अंदर है वो राजनीतिक जीवन के अंदर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन आता है। तो इस प्रकार हम अगले व्याख्यान के अंदर जो सामाजिक जीवन है, जो आर्थिक जीवन है और धार्मिक जीवन है उसमें परिवर्तन देखेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।